नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी के ऑनलाइन क्लासेज में। जो प्यारे दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे आर्ट्स एंड कल्चर की क्लासेज को हम पढ़ रहे थे और इन क्लासेज में हम दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने काफ़ी दुर्गों के बारे में अध्ययन कर लिया। पिछले क्लास में हमने तारागढ़ और टोडगढ़ और मैगजीन दुर्ग के बारे में अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। प्यारे दोस्तों, ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। इसको हमें आराम से अध्ययन करना है, मन लगाकर अध्ययन करना है। और अगर आप क्लास में पूरे मन से अध्ययन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्वेश्चंस, और आप एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन सही करके आओगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइए। और आप अगर और कुछ क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वो क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और थोड़ा सा मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि मैं कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। जो ये कंटेंट है बहुत ही बेटर कंटेंट है, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम्स है जैसे LDC, CET और जो भी IE का जो एग्ज़ाम आने वाला है, और भी जितने भी जो हाई कोर्ट LDC है, जिस भी एग्ज़ाम्स में राजस्थान का आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्लासेज है। तो ये पूरी क्लासेज आप ज़रूर देखिएगा। और चलते हैं आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज हम देखेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ये दुर्ग बहुत महत्व रखता है। राजस्थान के इतिहास की भी जानकारियाँ हम इससे हासिल करेंगे। जो हम दुर्ग का टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक से हमें इतिहास की भी कुछ जानकारियाँ मिलती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है अपना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं और हम देखते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। यह रणथंभौर दुर्ग है, इसका इमेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है, बहुत ही सुंदर दुर्ग है, बहुत ही प्यारा दुर्ग है। तो प्यारे दोस्तों, हम सर्वप्रथम देखते हैं कि निर्माण किसने करवाया गया, निर्माता कौन है। तो ये हम देख लेते हैं। और कहाँ पे स्थित है, तो ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो रणथंभौर दुर्ग है ये कहाँ पे स्थित है, ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। और निर्माता कौन है, तो निर्माता के बारे में हमें दो इसके बारे में मान्यताएं मिलती है कि 8वीं सदी में राजा रंती देव के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और एक और इसके लिए मुख्य बात है कि 9वीं सदी में चौहान शासक रणथान के द्वारा निर्माण किया। अगर एग्जाम में दोनों ही अगर आ जाए तो हमें ये टिक करना है 9वीं सदी में चौहान शासक रणथान के द्वारा। जो रणथान चौहान है इनके द्वारा निर्माण करवाया गया। परंतु इतिहास में कुछ हमें जानकारी मिलती है कि राजा रंती देव द्वारा भी इसका निर्माण करवाया गया। तो हमें ये दोनों तथ्य याद रखने हैं, दोनों मान्यताएं याद रखनी। अब हम देखते हैं कि श्रेणी कौन सी है। जब भी हम दुर्ग पढ़ते हैं तो सभी दुर्गों की श्रेणियाँ हम देखते हैं, क्योंकि श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसकी श्रेणी है गिरि और एरण श्रेणी। दोनों श्रेणी का, गिरि, एरण और वन, तीनों श्रेणियों का दुर्ग है ये। तो प्यारे दोस्तों, गिरि श्रेणी का क्यों है, क्योंकि ये दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, थंब पहाड़ी पर। ये एक पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, 7 पहाड़ियों के मध्य, और एक थंब पहाड़ी पर स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, थंब पहाड़ी पर स्थित है। और एरण और वन श्रेणी का, एरण क्या होता है कि जहाँ का मार्ग कठिन हो, तो यहाँ का मार्ग बहुत कठिन है, 7 पहाड़ियाँ पार कर कर जाना पड़ता है, तब जाकर ये रणथंभौर दुर्ग आता है। और वन और घने जंगलों में निर्मित है, इसी वजह से वन श्रेणी को भी ये, वन श्रेणी के अंतर्गत भी ये आता है। तो ये इसके बारे में हमने जानकारी ली। आगे और चलते हैं, कुछ जानकारियाँ हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में हासिल करते हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सारे याद रखने हैं। कोई भी तथ्य एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी मैं इधर उधर की बातें नहीं लेकर आया हूँ। जो भी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वही हम अध्ययन करेंगे, वही तथ्यों को हम देखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग का जो वास्तविक नाम था या प्राचीन नाम था वो क्या था, तो वो हमें ध्यान रखना है, रंतपुर। रंतपुर इसका प्राचीन नाम था। जब ये सर्वप्रथम बना होगा तब इसका नाम रंतपुर रखा गया। और रंतपुर का मतलब क्या होता है, रंतपुर का मतलब होता है रण की घाटी। क्योंकि ये दुर्ग रण के हिसाब से या युद्ध के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है, बहुत सेफ दुर्ग है। यहाँ पर आक्रमण करना किसी के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर आक्रमण होते हैं और आक्रमण में मुश्किल से ही जीत पाता है शत्रु।
तो ये दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, रण की घाटी से कहा जाता है। तो ये इसका उपनाम हो जाता है, रणथंभौर भी इसका उपनाम हम ध्यान रख सकते हैं। इसके कुछ उपनाम हो रहे तो इसको चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहते हैं। जो रणथंभौर दुर्ग है उसको क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। दुर्गाधिराज भी इसको कहा जाता है कि दुर्गों में बहुत श्रेष्ठ दुर्ग है ये, इसी वजह से इसको दुर्गाधिराज कहा जाता है। हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। जो हमीर देव चौहान थे, चौहान शासक हमीर देव थे, उनकी आन बान शान का प्रतीक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस दुर्ग में युद्ध किया और इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर केसरिया कर लिया था, इनके प्राण भी न्यौछावर हो गए थे। तो दुर्गों का छोटा भाई दुर्गाधिराज और हमीर की आन बान का प्रतीक। प्यारे दोस्तों, हम जब भी पढ़ते हैं तो प्रवेश द्वार के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसका प्रवेश द्वार कौन सा है, नौलखा दरवाजा इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। तो ये हमें ध्यान रखना है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है, नौलखा दरवाजा। चलते हैं आगे, देखते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बात। तो ये जो मैंने आपको बताया ये हमें आराम से ध्यान रखना है। अगर एक बार में आपको याद नहीं हुआ हो तो 2 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। चलते हैं आगे और कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं अब कि इसमें जो रणथंभौर दुर्ग है इसमें स्थित जो मंदिर हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, जो रणथंभौर मंदिर है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है रणथंभौर गणेश जी का मंदिर, जो त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से भी फेमस है। जो रणथंभौर गणेश जी है इनको रणथंभौर गणेश जी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग में जो गणेश जी का मंदिर है, ये मैं आपके लिए इमेज भी लेकर आया हूँ। ये बहुत ही तात्कालिक गणेश जी हैं और ये जो गणेश जी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ का। और ये कहाँ पे स्थित है, सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में रणथंभौर गणेश जी का मंदिर। और प्यारे दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है। ये हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक मेला लगता है, कब लगता है, ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, जो गणेश चतुर्थी आती है उस दिन यहाँ पर मेला लगता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और इसको क्या कहते हैं, गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, गणेश चतुर्थी को कहाँ मेला लगता है, रणथंभौर या त्रिनेत्र गणेश जी में। तो इसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ये गणेश मंदिर जो है बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, गणेश जी का जो मंदिर है, तो ये इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। एक यहाँ पर मंदिर स्थित है, शिव मंदिर। प्यारे दोस्तों, ये शिव मंदिर क्यों प्रसिद्ध है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो हमीर देव चौहान शासक, उन्होंने शिव भगवान के सामने अपना शीश चढ़ा दिया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, अपना शीश काट कर उनको अर्पित कर दिया था। और क्यों अर्पित किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था तो इन्होंने केसरिया किया था। जो हमीर देव चौहान थे उन्होंने केसरिया किया और यहाँ पर अपना शीश चढ़ा दिया था गणेश ये शिव जी को। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसी वजह से शिव मंदिर प्रसिद्ध है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग के जो मंदिर हैं उनमें एक शाकंभरी माता का मंदिर भी। और शाकंभरी माता का जो मंदिर है, ये शाकंभरी माता रणथंभौर के जो चौहान थे उनकी कुल देवी थी। कुल देवी क्या होती है, जो कुल में ही जन्म लेती है और वो देवी कहलाती है, वो कुल देवी होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और आराध्य देवी क्या होती है, जिसको माना जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। आराध्य देवी जिसको आराध्य किया जाता है वो आराध्य देवी होती है। कुल देवी जो कुल में जिसका जन्म हुआ है वो कुल देवी होती है। शाकंभरी माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे, वो सांभर में स्थित होती है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। एक शाकंभरी माता का मंदिर रणथंभौर दुर्ग में और जो मुख्य मंदिर है वो सांभर में स्थित है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रणथंभौर दुर्ग के मंदिर के बारे में पूछा जाए तो शाकंभरी माता का, और अगर शाकंभरी माता का मुख्य मंदिर पूछ लिया जाए तो वो हमें ध्यान रखना है सांभर में होगा। और प्यारे दोस्तों, एक और ध्यान रखना है कि यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। चलते हैं आगे, देखते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है रणथंभौर दुर्ग का, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक सुपारी महल भी कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक सुपारी महल स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के जो महल हैं इन महलों को हम अध्ययन करेंगे और इसमें एक सुपारी महल स्थित है। प्यारे दोस्तों, ये सुपारी महल क्यों प्रसिद्ध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। क्योंकि ये जो मंदिर है, इस महल है, मतलब जो सुपारी महल है, इस महल में एक मंदिर स्थित है, मस्जिद स्थित है, गिरजाघर स्थित है। मतलब इसमें तीनों जो धर्म है उनके ये स्थान स्थित है। ये हमें ध्यान रखना है। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है सुपारी महल में। और यहाँ पे एक महल स्थित है, जोरा बोहरा का महल। जो जोहरा बोहरा है उस नाम से यहाँ पे महल स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के महल है सुपारी महल, जोरा बोहरा का महल
और जो जोरा भोरा का महल है, यह रणथंभौर दुर्ग का रसद भंडार था। यहाँ पर खाद्य पदार्थ की जो सामग्री थी वो यहाँ पर रखी जाती थी। जो रणथंभौर दुर्ग है उसमें उसकी जितने भी जो वहाँ के खाद्य सामग्री रहती थी या खाने पीने का जो सामान रहता था वो सारा कहाँ पे रखा जाता था, वह झोरा भोरा महल में रखा जाता है। इसी वजह से रसद भंडार कहा जाता है इसको। चलते हैं आगे, देख लेते हैं हम और इसके महल मालियों के बारे में देख लेते हैं। इसमें एक हमीर महल भी स्थित है। जो रणथंभौर दुर्ग है इसमें एक हमीर महल की स्थित है और ये हमीर देव का निवास स्थल है। ये भी ध्यान रखना है, जो हमीर देव चौहान थे उनका ये निवास स्थल है, ये हमें ध्यान रखना है। एक जोगी महल भी स्थित है। ये जोगी महल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर साधु संतों का शरण स्थल थी। यहाँ पर साधु संत डेरा लगाए बैठे रहते थे और अभी भी यहाँ पर अगर आप जाओगे तो साधु संत यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसी वजह से ये महल स्थित है, जोगी महल। और इसका जीर्णोद्वार भी करवाया 1960 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा, क्योंकि ये साधु संतों के लिए ये महल है, उनकी शरण स्थली है। अभी भी वहाँ पर आपको साधु संत मिल जाएंगे। इसी वजह से 1960 ईस्वी में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा जोगी महल का जीर्णोद्वार करवाया गया। एक प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमीर कचहरी स्थित है। यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग का न्यायालय है। यहाँ पर बैठकर जो हमीर देव चौहान थे वो न्याय करते थे। मतलब यहाँ पे कोई भी राजा रहते थे तो हमीर कचहरी में न्याय करते थे। एक तरीके से जो न्यायालय रहता है या कोर्ट रहती है, कोर्ट थी यहाँ पर हमीर कचहरी के नाम से। और ये रणथंभौर दुर्ग का कार्य न्यायालय था, ये हमें ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड महलों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इससे रिलेटेड कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। क्या है इससे महत्वपूर्ण बिंदु? रणथंभौर के दुर्ग के जलाशयों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही इम्पोर्टेंट जलाशय है पद्मला तालाब। जो पद्मला तालाब है ये क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको बता देता हूँ। और निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया इसका हमीर देव चौहान द्वारा। प्यारे दोस्तों, जो पद्मला तालाब था इसका निर्माण करवाया हमीर देव चौहान ने। और किसके लिए निर्माण करवाया? इनकी पुत्री थी पद्मला, या उसका नाम था देवलदे या पद्मला। देवलदेव उसका नाम था और उसको पद्मला भी कहा जाता था। तो उसके लिए निर्माण करवाया था। और यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 11 जुलाई 1301 को जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब युद्ध हुआ था तो हमीर देव चौहान ने केसरिया को हुआ था। और इनकी जो पत्नी थी रंग देवी और जो इनकी पुत्री थी देवलदे, इन्होंने यहाँ पर जल जोहर किया था। तो इसी वजह से ये प्रसिद्ध है, जल जोहर के लिए प्रसिद्ध है। जल जोहर में आपको बता दूं कि एक तो होता है अग्नि जोहर और एक होता है जल जोहर। जल जोहर में क्या होता है कि जल में कूदकर जो रानियां रहती है वो अपना जोहर करती है या अपने प्राणों की आहुति दे देती है, तो उसी को जल जोहर कहा जाता है। और यहाँ पर इनकी जो पुत्री थी देवलदे और रानी रंग देवी थी, उन्होंने जल जोहर किया था। एक यहाँ पर रानीहाड़ा का तालाब भी स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। पद्मला तालाब, रानीहाड़ा का तालाब, ये महत्वपूर्ण तालाब है। चलते हैं आगे और इससे जलाशय देख लेते हैं हम। जो रणथंभौर दुर्ग के जलाशय हैं, यहाँ पर एक गुप्त गंगा भी बहती है जिसको हम गुप्त गंगा कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक चट्टानों में से एक धारा निकलती है, उसको गुप्त गंगा कहा जाता है। ये गंगा मैया तो वहीं है जहाँ पे गंगा हरिद्वार में जहाँ गंगा बहती है, परंतु यहाँ पर एक रिसाव मतलब जल की धारा बहती थी तो उसको गुप्त गंगा कहा जाता था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रणथंभौर दुर्ग में गुप्त गंगा स्थित है। और एक सपना बावड़ी स्थित है। सपना बावड़ी का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि जो रानी रंगदेवी थी, जो हमीर देव की पत्नी थी, उनको एक सपने में बावड़ी दिखाई दी, तो उन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया और तभी इसका नाम सपना बावड़ी रखा गया। इसी वजह से ये बावड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं आगे और रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानकारी ले लेते हैं और अध्ययन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में स्थित कुछ छतरियां हैं, उन छतरियों के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। जो हमीर देव चौहान थे वो इस छतरी में बैठकर भी न्याय करते थे, इसी वजह से इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। और ये इमेज देख सकते हैं, ये 32 खंभों की छतरी और बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। जो 32 खंभों की छतरी थी, प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका निर्माण कब करवाया गया और क्यों करवाया गया। तो प्यारे दोस्तों, जो हमीर देव चौहान थे उनके पिता थे जयसिम्हा या चैत्र सिंह। जयसिम्हा नाम था उनका, उनको चैत्र सिंह भी कहा जाता था। और उनका कार्यकाल कब से कब का था? 1250 से 1282, मतलब 32 साल तक उन्होंने शासन किया था। और उनके 32 साल का जो महत्वपूर्ण शासन था, जो इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने
इस छतरी का निर्माण करवाया और इसी वजह से 32 खंभों की छतरी इसका नाम पड़ा, क्योंकि 32 वर्षों का जो शासनकाल था उस शासनकाल को देखते हुए इन्होंने निर्माण करवाया हमीरदेव चौहान ने। इसी वजह से इसका 32 खंभों की छतरी नाम पड़ा और इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है न्याय की छतरी, क्योंकि यहाँ पर बैठकर हमीरदेव चौहान न्याय करते थे। एक छतरी स्थित है यहाँ पर अधूरी छतरी। अधूरी छतरी क्यों स्थित है, क्या नाम है, क्यों अधूरी छतरी नाम रखा गया इसका? तो प्यारे दोस्तों, जो ये अधूरी छतरी है ये राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी, जहाँ भी छतरियाँ बनी हुई है पूर्ण रूप से बनी हुई है, परंतु यहाँ पर ये जो छतरी बनी है ये अधूरी छतरी है और ये राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी, ये हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि जो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती थी वो जब इसका निर्माण करवाई थी तो बीच में ही उनको क्या है जौहर करना पड़ा, और राणा सांगा जब युद्ध में जब केसरिया किया या जब तो इनको जौहर करना पड़ा। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब पत्नी कर्मावती ने जौहर किया तो इस वजह से ये छतरी अधूरी रह गई, तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक और छतरी यहाँ पर स्थित है कुक्कुर या कुत्ते की छतरी। कुक्कुर को क्या कहा जाता है? कुत्ता कहा जाता है। इसी वजह से कुक्कुर की छतरी या कहीं पे कुत्ते की छतरी भी अगर एग्जाम में आ जाए तो ये इस दुर्ग में स्थित नहीं है, दुर्ग के पास ही स्थित है, बाहर स्थित है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कुक्कुर की छतरी दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है, दुर्ग के पास स्थित है। तो चलते हैं आगे और इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जो रणथंभौर दुर्ग था उससे संबंधित कुछ कथन भी थे, जो इतिहासकार थे उन्होंने कुछ कथन कहे, वो कथन बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन कथनों को हम देख लेते हैं। अबुल फजल ने क्या कहा? जब अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर कहा, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे। बख्तरबंद क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ियों के मध्य में स्थित है और ये एक बख्तरबंद की तरह दुर्ग है। तो अबुल फजल ने क्या कहा? यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। मतलब यही दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। ये हमें ध्यान रखना है। एक और अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो ने कहा कि आज खुफ्र का घर इस्लाम हो गया। प्यारे दोस्तों, जब युद्ध हुआ तो जब महाराणा ये हमीरदेव चौहान थे, जब ये हार गए या इन्होंने जब केसरिया हुआ, जब ये शहीद हो गए, तो अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम हो गया। कुफ्र का मतलब क्या होता है? धर्म विरोधी होता है कुफ्र का मतलब। तो इन्होंने कहा कि धर्म विरोधी का घर इस्लाम हो गया है, इसी वजह से इन्होंने ये कहा। चलते हैं आगे और देखते हैं। एक और जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1209 में, 1212 में 2 आक्रमण किए थे, तब क्या हुआ दोस्तों कि ये दोनों आक्रमण में असफल रहा। और जब ये असफल रहा तो इसने कह दिया कि मैं इसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बराबर बाल के बराबर भी नहीं समझता, क्योंकि ये दुर्गों को जीत ही नहीं पाए। जैसे वही बात हो गई, कोई भी एग्जाम्स में जैसे पटवारी का एग्ज़ाम दे रहा है और वो अगर उसमें पास नहीं होता तो वो कह देता है कि मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा था। वही बात होगी कि ये जब दुर्ग को नहीं जीत पाए तो इसने कह दिया जलालुद्दीन खिलजी ने कि मैं इसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझ। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, कथन है, ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे और कथन देख लेते हैं हम। कथन क्या इसके बारे में, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग की एक कुंजी है जैन दुर्ग, ये हमें ध्यान रखना है। जो रणथंभौर दुर्ग को विजय करने के लिए सर्वप्रथम प्यारे दोस्तों एक जैन दुर्ग को जीतना पड़ता है। जैन दुर्ग से ही होकर यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग में जाया जा सकता है। सर्वप्रथम जैन दुर्ग पे ही अधिकार किया जा सकता है, जब जाकर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया जा सकता है। इसी वजह से उसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जैन दुर्ग को। प्यारे दोस्तों, जो जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जैन दुर्ग का शासक गुरदास सैनी था। जब भी जलालुद्दीन खिलजी का ये हुआ था आक्रमण, तब गुरदास सैनी था और सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी ने ही इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, जो जैन दुर्ग। हालांकि वो रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया था, परंतु उसने सर्वप्रथम जैन दुर्ग पर आक्रमण किया था। और जैन दुर्ग पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला जो मुगल शासक था या खिलजी वंश का जो शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने जैन दुर्ग पर अधिकार किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। चलते आगे देखते हैं हम
और इसके बारे में रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग में 2 उपकरण स्थित है, वो हमें ध्यान रखने हैं, एक अर्रादा है और मगरनी है। प्यारे दोस्तों, ये अर्रादा और मगरनी जो नाम है, ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अर्रादा क्या होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अर्रादा अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं। पर आज के बाद आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो मगरनी है, अगर ये पूछ लिया जाए मगरनी क्या है, तो आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अर्रादा क्या होता था? अर्रादा एक तरह का उपकरण होता था, एक तरह का दुर्ग के ऊपर उपकरण लगा रहता था, जिसके ऊपर एक ट्रॉली लगी होती थी। उस ट्रॉली में पत्थर रख दिए जाते थे और जब यूँ खींचा जाता था तो उससे पत्थर फेंके जाते थे। और जो नीचे अगर कोई दुश्मन सेना रहती थी, उसके ऊपर पत्थर जाते थे, बड़े बड़े पत्थर चले जाते थे। और जब पत्थर उसके ऊपर नीचे जाएंगे तो वहाँ पर कौन अपना माथा फुड़वाने आएगा, कौन अपना सर फुड़वाने आएगा, और शत्रु सेना भाग जाती थी। तो ये अर्रादा पत्थर फेंकने के काम आती थी, दुश्मनों को ऊपर, शत्रुओं के ऊपर पत्थर फेंकने की मशीन थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आपने देखा होगा, बाहुबली फिल्म में भी देखा होगा आपने, पत्थर कैसे फेंकता है वो बाहुबली, वैसी ही एक तरीके की मशीन लगी हुई थी, इस दुर्ग के ऊपर लगी हुई थी और वहाँ से पत्थर फेंका जाता था। तो अर्रादा से अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्रादा क्या है, तो अर्रादा एक पत्थर फेंकने की मशीन थी जो यहाँ पर स्थित थी रणथंभौर दुर्ग में। और मगरनी क्या थी? तो एक मगरनी भी एक तरीका का उपकरण था, उसमें से ज्वलनशील पदार्थ फेंका जाता था। प्यारे दोस्तों, इसी में भी इसी तरह का एक उपकरण था, परंतु इसमें क्या किया जाता था कि एक ट्रॉली लगी होती थी, उसमें घासलेट में ये या कोई भी ज्वलनशील जो पदार्थ रहते हैं उनसे बांधकर कपड़ों को, उनमें भिगोकर कपड़ों को और जलाकर और फेंका जाता था। जब वो कपड़ों को फेंकते थे तो वो शत्रु सेना के ऊपर जाते थे और वो ज्वलनशील जो पदार्थ थे उससे शत्रु सेना भाग जाती थी या शत्रु सेना का भी नाश हो जाता था, वो जल जाते थे। तो ये उपकरण इस काम आते थे। अर्रादा तो पत्थर फेंकने के काम आती थी और मगरनी ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के काम आती थी। तो ये उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण थे इस दुर्ग के लिए। और ये आगे से हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना है कि अर्रादा और मगरनी क्या है। चलते हैं आगे और देख लेते हैं आगे इसके बारे में, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। तो रणथंभौर दुर्ग में इतिहास का पहला शाखा हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हिस्ट्री का जो राजस्थान की इतिहास था उसका पहला शाखा कहाँ पर हुआ। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है, रणथंभौर दुर्ग में ही हुआ। यह दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको सर्वप्रथम ही बता दिया था जब हम क्लास डिस्कस करने लगे, क्योंकि ये राजस्थान का प्रथम शाखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्यारे दोस्तों, जब शाखा हुआ तो कब हुआ, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ था 11 जुलाई 1321 को। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जब पद्मला तालाब के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको बताया था। ये हुआ था 11 जुलाई 1321 को। जब शाखा हुआ तो केसरिया किसने किया? अरे मेरे दोस्तों, शाखा किया हमीरदेव चौहान ने। ये हमें ध्यान रखना है, हमीरदेव चौहान के द्वारा केसरिया किया गया। अब केसरिया हुआ तो जौहर किसके द्वारा किया गया? जौहर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो हमीरदेव चौहान थे, उनकी पत्नी रंग देवी और उनकी पुत्री थी देवल दे, जिसको पद्मला भी कहा जाता है। पद्मला के नाम पर वहाँ पर एक पद्मला तालाब भी बना हुआ है। इन्होंने पद्मला तालाब में कूदकर या उसमें ही समाहित होकर जल जौहर किया था। इसी वजह से इसे जल जौहर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पद्मला तालाब में जौहर किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, इससे बहुत जानकारियाँ हमें मिली। वो आक्रमण किसका हुआ? तो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, ये इस दुर्ग से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे। इससे रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक बातें भी हैं, वो हम इतिहास के पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये शाखा था राजस्थान का प्रथम शाखा। और यहाँ पर ये जो हमारा रणथंभौर दुर्ग है ये समाप्त होता है। इससे रिलेटेड हमने जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी वो पूरी कर लिया, वो हमने पूरी की है। प्यारे दोस्तों, सारी क्लासेस को आप आराम से पढ़िएगा और मन लगा कर पढ़िएगा, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको कोई और भी क्लासेस पढ़नी है तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, PDF भी मिल जाएगी।
और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक और शेयर बिल्कुल करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय राजस्थान। मिलते हैं में। जय जय राजस्थान।